हाय एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जल्दी जल्दी से बीयू का फर्स्ट सेमेस्टर का वो 25 वाला पीवाईक्यू। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि एक ही ऑब्जेक्टिव इसमें से मतलब वो मैच करेगा। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। सॉरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, तो एक सेकेंड। हाँ तो जस्ट ए सेकेंड। हाँ तो अब देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड जो होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड में कौन सा कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड होता क्या है कि जो हम कोड लिखते हैं वो हैशटैग इंक्लूड करके वहाँ से इंट मेन फंक्शन जो बनाते हैं, तो वो सारा का सारा ये जो कोड हम जो लिखते हैं ना वो सोर्स कोड होता है। एंड इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो उसमें मैक्सिमम न्यूमोनिक्स यूज़ होता है, एज लाइक 0 1 वगैरह हो गया, एंड कुछ कैरेक्टर्स वगैरह यूज़ होता है। तो 0 1 ये सब वाला लैंग्वेज यूज होता है, वो बिल्कुल मतलब लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर का। जनरली कंपाइलर ही ये काम करता है। सेकंड क्वेश्चन, एन एल्गोरिदम इज़। एल्गोरिदम एक क्या है। तो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट तो नहीं है, फ्लो चार्ट तो डिफरेंट होता है, वो शेप वगैरह यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। एल्गोरिदम एक रूल या फार्मूला होता है, एज लाइक यू कैन से कि एक फार्मूला या फिर एक ऐसा मेथड जिससे कोई सोल्यूशन निकल जाए। तीसरा ऑप्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हाँ ये हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मतलब एक रूल्स, मतलब फॉर्मूला जिस तरह से हम बोल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कुछ मतलब वो रूल्स होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो स्ट्रक्चर्ड किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एक प्रोसीजर इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। द थर्ड वन इज़ विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर अ लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल एंड के लिए हमेशा डबल एंड यूज़ करते हैं, और ये बीट वाइज एंड है। ये सिंगल एंड जो है ना ये बीट वाइज एंड है। डबल एंड जो होता है वो लॉजिकल एंड होता है। यहाँ पर और भी है, तो और ये है लॉजिकल और, एंड दिस इज़ बीट वाइज और। तो बीट वाइज होता है वो बीट में कैलकुलेशन करता है। आई मीन कि वो बीट जैसा कि वो क्या बोलते हैं 0 1 वाला लैंग्वेज में ये कंपेयर करता है या उसमें कैलकुलेशन करेगा और मतलब कंपैरिजन करेगा। और यहाँ पर एंड जो है वो नॉर्मली नंबर्स में करेगा, इंटीजर डेटा टाइप्स में। ओके तो विच ऑपरेटर हैज़, फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रोसीजर सॉरी प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस का मतलब कि प्रायोरिटी, कि किस चीज़ का कितना पहले प्रायोरिटी मिल रहा है। अगर मान लो कि हम सबको एक साथ लिखें तो सबसे पहले कौन सा यूज़ होगा। बोर्ड मास आप पढ़े हो ना, बोर्ड मास ही ये है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसमें भी बोर्ड मास लगता है कोडिंग में। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सारे ऑपरेटर्स में सबका प्रेसिडेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है मल्टीप्लाई का, देन उसके बाद होता है डिवीज़न का, और उसके बाद होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और सबसे लास्ट में होता है ये इक्वल का। एंड मॉड्यूलो एक डिफरेंट चीज़ है जो कि सिर्फ इंटीजर्स में ही ये अप्लाई होता है, तो इसे हम एक्सक्लूड करके जनरली चलते हैं। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट, पाँचवा क्वेश्चन, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज। तो इंडेक्स जो है एक एरे का, उसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है। तो इंडेक्स आप पढ़े हुए कि एक एरे है, ठीक है, उसमें अलग अलग मेमोरीज है, जिसमें से पहला जो होगा पहला स्टोरेज यानी पहला जो नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी लिख दिए 1 2 3 4 करके पूरा मतलब वो लिखा हुआ है अलग अलग बॉक्स में। पहला बॉक्स का एड्रेस क्या होगा, 0 होगा, इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। तो इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट एक बात और है कि ये -1 में भी जाता है, आपको मैम ने बताया होगा क्लास में, ये -1 तक जाता है पीछे में, सही है। बट स्टार्ट होता है सिर्फ 0 से, ये अलग केस में -1 पे जाता है। तो डोंट डू इट, -1 नहीं लगाना है। -1 एक अलग केस है जहाँ पर लेकर के जाया जा सकता है, बट नॉट इन ऑल केस। तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 इज़ द राइट आंसर। ओके, विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग लेंथ, हाँ मैम ने बताया था एक फंक्शन के बारे में स्टार लेंथ, तो स्टार लेंथ हम यूज़ कर लेंगे। नहीं तो फिर दूसरा चीज़ क्या है कि हम एक लूप यूज़ करेंगे, और किसी भी स्ट्रिंग का जो होता है इंड कैरेक्टर जो होता है, कोई भी स्ट्रिंग अगर लिखा हमने PIYUSH, अगर हमने पीयूष लिखा तो पीयूष तो ये रहेगा वो एरे में,
स्ट्रिंग में रहेगा पीयूष, लेकिन जो लास्ट कैरेक्टर जो रहेगा ना इसके बाद एज के बाद, वो नल कैरेक्टर होता है। ऐसे नल कैरेक्टर होगा, इस तरह से जीरो एंड स्लैश रहता है, उसे नल कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये वाला से पता करते हैं कि दिस इज़ द लास्ट, अगर तो लास्ट से तो एक कम होना चाहिए, तो टोटल इतना स्ट्रिंग लेंथ निकलता है। तो ये लूप लगा करके चेक करते हैं इंडेक्स से 0 1 2 3 4 कौन सा पोजीशन पे ये नल कैरेक्टर हमें मिल रहा है, ये चीज़ हमें पता चल गया तो स्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाता है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो निकालने का दूसरा तरीका ये है, एंड फर्स्ट तरीका है स्टारलेन, ठीक है। तो स्टारलेन किसी चीज़ का हम देख लेंगे, जैसे कोई एक स्ट्रिंग है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे पैरेंथेसिस के अंदर में, तो हमें स्टारलेन निकल करके आ जाएगा कितना लंबा वो स्ट्रिंग है, ठीक है। जी क्वेश्चन क्या है कि अ फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ इज़ कॉल्ड, अगर कोई फंक्शन है जो खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब वो फंक्शन के अंदर में ही उसी फंक्शन को हम कॉल कर ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज जो हम पढ़ रहे थे, फिबोनाची सीरीज, उसी में हम क्या कर रहे थे, सेकंड फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल कर रहे थे n-1 और प्लस n-2 करके एच क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, नेस्टिंग आइटरेशन वगैरह देखना। आइटरेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को जीरो से लेकर के सक्सीडिंगली चलाना, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलाना, उसको बोलते हैं आइटरेशन। लूप क्या होता है, लूप तो आपको पता ही है, किसी टास्क को बार बार रिपीट हम करवाते हैं। नेस्टिंग क्या है, नेस्टिंग मुझे कंफर्म नहीं है, तो एक बार देख लेना। विच टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग कॉपीज द वैल्यू, तो कॉपीज वैल्यू, वैल्यू को कॉपी कौन करता है, तो मतलब विच पैरामीटर, विच टाइप ऑफ पैरामीटर, तो मतलब अगर वैल्यू को हम पास कर रहे हैं, वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, तो उस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू, क्योंकि उसमें हम सिर्फ वैल्यू को पास कर रहे हैं। बट उसमें जैसे ही हमने एड्रेस पास कर दिया तो उसे हम कॉल बाई रेफरेंस बोलेंगे। तो हमने मान लो कि दो कोड किया, एक पहला कोड यहाँ किया, दूसरा कोड यहाँ किया, तो इसमें दो फंक्शन यूज़ हुआ था, एक यहाँ फंक्शन है, एक यहाँ फंक्शन है, इसमें भी दो फंक्शन यूज हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू इसमें हमने डाला इस फंक्शन में, तो वो वेरिएबल जैसे दो तरीका, या तो पूरा वेरिएबल को ही इसमें इनपुट करा दो, या फिर वेरिएबल का सिर्फ वैल्यू को इसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल में रखो। तो जो हम वैल्यू को सिर्फ पास किए हैं इसमें ना, जैसे इसमें से कोई वैल्यू उठा करके इसमें पास कर दिए जो कि दूसरे वेरिएबल में इसमें रखें, इसमें दूसरा वेरिएबल था, इसमें दूसरा वेरिएबल, तो इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें जो वेरिएबल था उस वेरिएबल का एड्रेस हमने ले लिया, इसमें एड्रेस ले लिया, मतलब समझ रहे हो क्या, कि उसका जगह, कि वो कौन सा जगह पे था, और क्या किया कि यहाँ पर से उसमें वैल्यू डाला, उसी जगह पे गया, यानी कि दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं यूज़ हुआ, उसी के एड्रेस पे हम यहाँ से वैल्यू डाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। इसका मतलब ये हो कि रेफरेंस इसका चेंज हो गया, यहाँ से हम वैल्यू ना डाल करके इस फंक्शन से इसके फंक्शन के वेरिएबल में हम वैल्यू डाल रहे हैं, वो रेफरेंस हो गया, इसका रेफरेंस हम यूज़ कर लिए। तो आई होप इट विल बी क्लियर। तो इसके आगे हम देखते हैं एज क्वेश्चन। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन है, मैं क्लियरली समझा दूंगा, ठीक है। आई नंबर क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 4 कीवर्ड दिया है, जो कि स्ट्रक्ट है, यूनियन है, टाइप डेफ है, एंड इनम है। तो इनम का यूज़ तो कहीं और होता है। स्ट्रक्ट जो है, स्ट्रक्ट हमारा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि स्ट्रक्ट पीयूष, सॉरी स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने किया तो स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा, हर एक स्टूडेंट का डिटेल अलग अलग डाला जाएगा, तो हम स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनियन यूज़ करते हैं यूनियन में, जैसे कोई चीज़ का यूनियन बनाना हो, तो ये अलग है, ये मतलब डिफरेंट चैप्टर है। तो बस खाली इतना याद रखो कि स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए हम स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे यूनियन रहे तो हम यूनियन में टिक लगाएंगे, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, तो एफ ओपन यूज़ करेंगे। उसको रीड करने के लिए एफ रीड यूज़ करेंगे, रीड करने के लिए या फिर स्कैन करने के लिए हम एफ रीड यूज़ करेंगे, ठीक है। एफ क्लोज़ क्या करेंगे, उस फाइल को हम बंद करने के लिए यूज़ करेंगे फंक्शन, सॉरी ये फाइल है, यहाँ फाइल को बंद करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, या फाइल को रीड करने के लिए, और फाइल को प्रिंट करने के लिए, जैसे शो करवाना है कि क्या है उस फाइल में, तो हम एफ प्रिंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जे क्वेश्चन तक हो गया। अब हमारा बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जल्दी से देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव का मैं पूरा आंसर बना करके इधर भेज भी दिया हूँ, एंड उसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ऑलराइट। तो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर, आल्सो डिस्क्राइब वेयर प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन वेयर। तो ये चीज़ ना वो है,
प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसके अंदर सब चीज़ लिखा हुआ है। अगर वो आपको पता है तो आप ये बना लोगे। तो क्या क्या एक्सप्लेन करना है, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज डिस्क। डिस्क क्या होता है, तो डिस्क एक मेमोरी होता है जो कि परमानेंट मेमोरी होता है। वो हार्ड डिस्क जो होता है ना, HDD, वहीं से डिस्क आया, HDD। तो यही है हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क हो गया, या फिर इसके जगह पे SSD अब यूज़ होता है। तो SSD ये दोनों के दोनों ना डिस्क मेमोरी है, मतलब कि ये डिस्क है। तो इसको हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। परमानेंट मेमोरी में मतलब कि इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है कभी, अनटिल कि हम डिलीट ना करें मैनुअली। मेमोरी मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। मेमोरी एक स्टोरेज होता है जो कि मतलब इसके अंदर में रैम आ जाता है, रोम आ जाता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, बट रोम जो होता है वो मतलब परमानेंट मेमोरी होता है। डिस्क भी परमानेंट मेमोरी होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं डिस्क इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम और इसमें हम दोनों चीज़ डिफाइन कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। प्रोसेसर क्या होता है, तो प्रोसेसर होता है जो मतलब वैसा मेमोरी जिसमें प्रोसेसिंग हो या फिर उसमें ऑपरेशन वगैरह चले, तो उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर में बहुत सारा टाइप लिख सकते हो, इंटेल आइकोर वगैरह, ये वो सब जितने भी डिटेल्स, जितने भी चीज़ जानते हो प्रोसेसर के बारे में सब चीज़ आप लिख दो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्डवेयर्स एंड जो बैकएंड्स वगैरह है कंप्यूटर के अंदर, उस चीज़ को यूजर से कनेक्ट करने के लिए एक ओवर लेयर बनाता है या फिर एक इंटरफेस बनाता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को ह्यूमंस के थ्रू कनेक्ट करने के लिए जो मतलब वो इंटरफेस होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड कंपाइलर क्या होता है, कि कंपाइलर एक मतलब ये ट्रांसलेटर है, यू कैन से कि दिस इज़ अ ट्रांसलेटर। जो क्या ट्रांसलेट करता है, तो एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। इसका एग्जांपल क्या हुआ, C and C++। पाइथन नहीं है, सी को ही हम कंपाइलर बोलते हैं और C++ को हम कंपाइलर बोलते हैं। लेकिन पाइथन जो हो गया वो इंटरप्रेटर है, जावास्क्रिप्ट वगैरह वो सब इंटरप्रेटर होता है। ऑल्सो डिस्क्राइब अ वेयर प्रोग्राम इज स्टोर्ड। तो यहाँ पे एक और चीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें डिस्क्राइब ये करना है कि वेयर द प्रोग्राम इज स्टोर, प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है। तो प्रोग्राम हमेशा फिक्स मेमोरी में स्टोर होता है, परमानेंट मेमोरी में। तो हम या तो उसको SSD में स्टोर कर सकते हैं या HDD में स्टोर कर सकते हैं, दोनों में से जो हो मेरे पास। और उसको वेयर इट एग्जीक्यूट होने के लिए ये कहाँ जाता है, तो ये रैम में लोड होता है। तो रैम में इसको लोड किया, देन CPU उसको क्या किया, प्रोसेस किया। तो रैम में हम लोड करवाते हैं, रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, वहाँ से चीज़ें डिलीट होती है, ठीक है। और जो स्टोर्ड मेमोरी जो है, ये जो जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो चीज़ डिलीट नहीं होता, वो परमानेंट होता है, जो SSD होता है। तो SSD हो गया या फिर HDD हो गया, रोम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। चलो, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसको और डिटेल में अगर हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने भेजा है कि वेरिएबल डेफिनेशन, सॉरी 3A। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें नहीं है, रैम एलोकेशन, ओके, कोड एग्जाम्पल फोर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, देख लेना वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। एंड डिफाइन एल्गोरिदम, B नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन एल्गोरिदम, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक विथ एग्जांपल। तो एल्गोरिदम क्या चीज़ है, तो एल्गोरिदम का ऑलरेडी हमें डेफिनेशन इसमें ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे ना ऑब्जेक्टिव में, तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यही चीज़ इसका डेफिनेशन है। तो एल्गोरिदम और भी कुछ खुद से भी लिख सकते हो, एल्गोरिदम क्या चीज़ है। तो एल्गोरिदम एक ऐसा चीज़ है जो कि हम एक प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर को हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम मतलब ऐसा होना चाहिए जो कंपैटिबल फॉर ऑल लैंग्वेजेस भी होना चाहिए। तो एल्गोरिदम जो होता है वो हमेशा सभी लैंग्वेज के लिए कंपैटिबल होता है, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसमें इन्फिनिटी लूप कभी नहीं चलता है, यानी कि जो प्रोसीजर रिपीट हो रहा है या फिर जो प्रोसीजर हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स, वो फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए फॉर ह्यूमन को जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। उसमें जनरली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन वगैरह यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। अगर 7 मार्क्स का है तो इसमें और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि एल्गोरिदम आप सम करने का लिख सकते हो, किसी दो नंबर का सम करने का एग्जांपल दे दो, या फिर इवन ऑड पता करने का है वो एल्गोरिदम वगैरह दे दो। तो कोई भी एक क्वेश्चन बना लो सी में, वो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक एल्गोरिदम बन जाएगा। तो सी में कैसे हम लिखते हैं एल्गोरिदम, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम कोड अगर लिख देंगे तो वो एल्गोरिदम नहीं है। जो फ्लो चार्ट में लिख रहा है ना, जैसे कि सम के लिए इनपुट हमने लिया, जैसे 2 नंबर का हमें सम करना है, तो इसका एग्जांपल ऐसे लिखना है, कुछ देखना ध्यान से
कि हमें 2 नंबर का सम करना है a प्लस बी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टार्ट किया, उसके बाद वेरिएबल लिया, तो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया a एंड b, ठीक है। उसके बाद इनपुट लेना है हमें, इनपुट हमने ले लिया दोनों में। ऐसे ही लिखना है, ये एल्गोरिदम लिखा जा रहा है एकदम ऐसे ही, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। इनपुट हमने लिया, उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होगा वो होगा क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोसेसिंग करेगा, a प्लस बी करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कि इसको आउटपुट निकाल के देगा, तो प्रिंट करेगा, प्रिंट क्या कर देगा, a प्लस बी सम को कर देगा, तो सम इज इक्वल टू जो था इतना, सम को प्रिंट कर दिया। तो ये एक एल्गोरिदम बन गया एंड प्रोग्राम इंड हो गया। तो यही एक एग्जांपल हुआ, इसी को लिखना है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिदम। क्या चीज़ का, तो ये सम करने का, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ऐसे करके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऑल राइट, लेट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि डिफाइन ए वेरिएबल, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो वेरिएबल को डिफाइन कैसे हम करेंगे, तो वेरिएबल एक मेमोरी, मतलब वेरिएबल एक मेमोरी है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक मेमोरी एलोकेशन है, जो किसी भी मेमोरी को हमारे रैम के अंदर ही किसी भी मेमोरी को वो एलोकेट कर दिया कि इस मतलब मेमोरी में या फिर इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो मतलब दिया गया यूज़र का डाटा स्टोर होगा। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी, मतलब ऐसा बोल सकते हो, एक मेमोरी का नाम जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एंड डिस्क्राइब हाउ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो डेटा टाइप तो पता ही है, इंटीजर हो गया, इसके बाद फ्लोट हो गया, इसके बाद फिर हो गया कैरेक्टर, CHAR, उसके बाद हो गया स्ट्रिंग, हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कैरेक्टर, चलो ठीक है। अब सबका डेटा टाइप हमने लिख दिया एंड मैं साइज़ का भी भेजा हूँ। इंट जो है 2 बाइट का होता है या फिर 4 बाइट का भी होता है। फ्लोट जो है वो फ्लोट होता है, शायद 4 बाइट का होता है ना। एक सेकेंड, लेट मी सी, ये मैं भेजा हूँ, इसमें भेज दी प्राइवेट लिमिटेड में। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हाँ, फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है। हाँ, यही चारों आपको लिख देना है, ठीक है। फ्लोट जो है 4 बाइट का होता है, कैरेक्टर जो है 1 बाइट का होता है, एंड डबल जो होता है, डबल हम इसलिए यूज़ करते हैं, इंटीजर जैसा ही है डबल, डबल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें वो चीज़ चाहिए होता है, कैलकुलेशन वगैरह लंबा लंबा, तो हम डबल यूज़ करते हैं। तो डबल का हमेशा वो ऑक्यूपाइंग होता है 8 बाइट, तो डबल को भी लिख सकते हैं। एंड ये स्ट्रिंग को भी, चाहे तो स्ट्रिंग मुझे डाउट लगे, इसको हाँ लिख सकते हो स्ट्रिंग, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन विथ सूटेबल एग्जांपल। तो कैसे ये मेमोरी में लोकेट करता है या फिर कैसे स्टोर होता है, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भेजा हूँ। वेरिएबल का डिफिनेशन क्या हुआ, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। वैल्यू चेंजर भी होता है इसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका क्या है, तो डेटा टाइप यहाँ सबसे पहले हमें लिखना होगा। वेरिएबल्स में जो होता है पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। ये 1 मार्क्स तो यहाँ से मिलेगा, 1 मार्क्स आपको ये डेफिनेशन पे मिलेगा, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा वैल्यू चेंजर एग्जीक्यूशन। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स लिखते हो मार्क्स आपको बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल में इस तरह से एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर लिखते हो और थोड़ा बहुत इसको और एक्सप्लेन कर दोगे तो आई थिंक ये पूरा मार्क्स ये कवर कर लेगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो एग्जाम्पल दे देना है। एग्जाम्पल में ये जो इंट एज 25 हमने लिखा, इंट जो है डेटा टाइप है, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इंट का डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद स्पेस दे करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यहाँ नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड उसके बाद वेरिएबल्स का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर हमारा इंडिंग लाइन इंडिंग होता है सेमीकोलन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड चीज़ है डेटा टाइप, तो इसी में है डेटा टाइप। तो इतना पे आपको 4 नंबर आई थिंक अगर कंफर्म होता है इससे वेरिएबल से, तो बाकी का जो 3 नंबर है वो इसमें कंफर्म होगा। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, डिफरेंस बिटवीन देम एंड, सॉरी ये नहीं है, मेमोरी लोकेशन एंड सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल भी हो गया, तो 4 नंबर आपका यहाँ से अगर मिला तो ये डिफरेंट डेटा टाइप से आपका 3 मार्क्स मिलेगा, तो ओवरऑल 7 मार्क्स आपको मिल गया इसमें। सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें, सेकंड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का एक्सप्लेनेशन अर्थमैट, अच्छा इसी का सेकंड है। एक्सप्लेन सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम एंड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सिंटेक्स एरर एंड, ये कहाँ गया, इसमें है नहीं है, ऑल राइट, हाँ सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर में क्या डिफरेंस है? तो सिंटेक्स एरर क्या होता है कि एक मतलब लैंग्वेज में दिक्कत, यानी कि सी का जो रूल है, सी का लैंग्वेज रूल, लैंग्वेज ग्रामेटिकल रूल हम बोल सकते हैं, जो कि सी का, स्पेशली सी का, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर लैंग्वेज में हमें दिक्कत हुआ है या फिर कोई राइटिंग मिस्टेक हुआ है, तब हम उसे सिंटेक्स एरर बोलेंगे, ठीक है। और अगर लॉजिकल एरर कब होगा? जब हम कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो या फिर कोई लॉजिकली मतलब कुछ गलत हो रहा हो, तो उस चीज़ को हम लॉजिकल बोलेंगे, ठीक है। अब ये पता कब चलता है? डिटेक्शन टाइम। पता कब चलेगा? जब हम कंपाइल कर रहे होंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये लॉजिकल सॉरी सिंटेक्स एरर यहाँ पर है, वो बताता भी है। लेकिन लॉजिकल एरर तो उस समय नहीं पता चलेगा, ये रन टाइम में पता चलेगा। जब हम इसका यूज़ करेंगे ना, आउटपुट जब निकल जाएगा तब पता चलेगा कि यार ये तो गलत आउटपुट निकल गया। ये रन टाइम में पता चलता है, यानी रन जब हो गया तब। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट। जब हम सिंटेक्स एरर कर देते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल एरर हो तो प्रोग्राम रन कर जाएगा, लेकिन आउटपुट जो है हमारा गलत देगा। आउटपुट जो है वो इसमें रॉन्ग देगा और इसमें आउटपुट ही नहीं देगा, क्योंकि पहले ही एरर बता दिया, यहीं पे प्रोग्राम रुक गया था, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर विथ अ प्रोग्राम। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वो लॉजिकल ऑपरेटर दोनों को डिफाइन करना है। तो इसका ये होना चाहिए कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ पे है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ये होता है कि जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, तो ये सब ना अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि एक कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, न्यूमेरिकल डाटा पर मतलब ऑपरेशन करने के लिए जो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। इसका टाइप कितना होता है? तो टाइप होता है ये मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्टार वाला, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलो हो गया। एंड ये सब के ना, ये सब के सब बाइनरी होते हैं, मतलब बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। लेकिन यूनरी की बात अगर करें तो इसमें डायरेक्टली मतलब न्यूमेरिकली ऐड करना, ये सब ना बाइनरी में कन्वर्ट होकर के ऐड होता है। लेकिन अगर यूनरी का मतलब होता है कि उसमें एक दो बढ़ते जाना ऐसे, या फिर घटते जाना, तो उसमें डायरेक्टली नंबर घट रहा है। जैसे अगर 5 है तो 5 में से एक घट गया तो 4 हो गया, एक और घट गया 3 हो गया, इस तरह से। या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये डबल प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, और डबल माइनस का मतलब डिक्रीमेंट। तो 5 से 4 3 2 1 ऐसे होते जाएगा, और इंक्रीमेंट में 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये एक एक बढ़ रहा है, यानी न्यूमेरिकली बढ़ रहा है। तो न्यूमेरिकली जो बढ़ रहा है ना, तो इसको हम यूनरी बोलते हैं, एंड इसे बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो असाइनमेंट का मतलब वैल्यू असाइन करना। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल मान लिया, एज इक्वल टू ए, वेरिएबल मान लिया इंट ए, तो ए का वैल्यू भी हमने दे दिया, ए इज इक्वल टू 4 हमने दे दिया। यहाँ पर डेटा टाइप है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दिया, और ये जो ऑपरेटर हमने डाला यही है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। ये इक्वल, तो इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर और भी होते हैं, प्लस इक्वल होता है, माइनस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई इक्वल, या फिर डिवाइड इक्वल, या फिर मॉड्यूलो इक्वल। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास पहले से कोई वैल्यू ए इज इक्वल टू 5 है, और इसमें अगर हमने ऐसा कुछ लिखा कि ए प्लस इज इक्वल टू 5, तो ऐसा इसका मतलब ये है ना कि ए में 5 ऐड हो जाएगा, ए का वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ए, इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। इसी चीज़ को हम ऐसा लिखते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 5, या फिर मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो। ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो। एंड लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन रिलेशनल वगैरह, तो रिलेशन चेक करने के लिए असाइनमेंट हो गया, अर्थमेटिक हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? तो ये रिलेशन चेक करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि क्या ए का वैल्यू हमारा बी से बराबर है। जैसे इफ़ वाला कंडीशन में हम लिखते हैं ना, इफ़ ए इक्वल टू बी, तब हम कुछ ऐसा प्रिंट करेंगे, नहीं तो एल्स वाला में जाएंगे। यहाँ पर हम रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं, किस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं? जब भी हम कंडीशन लिखते हैं ना, तो कंडीशन में हमेशा
जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो यूज़ होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, डबल इक्वल, क्या हमारा इक्वल है तो आगे बढ़ेगा। नॉट इक्वल कैसे यूज़ करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वली, इसको बोलते हैं नॉट, मतलब नॉट इक्वल। ग्रेटर भी है रिलेशनल, अगर ये बड़ा है या फिर छोटा है तो हम रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा जो है रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल या फिर जो भी है उसका मतलब किसी भी कंडीशन में दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। बढ़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रोसीजर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने बताया कि सबसे पहले मल्टीप्लाई का यूज़ होगा, डिवाइड का यूज़ होगा, ये दोनों का एक साथ यूज़ होगा। इसके बाद फिर प्लस और माइनस, ये दोनों का एक साथ यूज़ होगा। इसके बाद इक्वल का यूज़ होता है। उसके बाद फिर मॉड्यूलो अलग चीज़ है, ये मतलब इसका हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंस हमारा सबसे पहले इसका यूज़ होता है, मतलब कि बोर्ड मास आप बोलते हो ना, वही बोर्ड मास है ये। इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना कि पहले इसका यूज होगा कोड में, उसके बाद इसका यूज होगा, उसके बाद इसका यूज होगा। राइट द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम लिखना है, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग लैडर इफ़ एल्स। इफ़ एल्स का यूज, लैडर से कंफ्यूज नहीं होना है। लैडर का मतलब सीढ़ी जैसा, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स ऐसे करके मतलब एक लैडर बना देना, उसी को हम बोलते हैं लैडर इफ़ एल्स। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, इफ़ एल्स करके उसमें से बड़ा छोटा पता करना है। इसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है कि हाँ ये है लैडर इफ एल्स। सबसे पहले क्या चेक किया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अगर ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है और साथ में ए सी से भी बड़ा है या बराबर है, तब क्या करेगा कि ए को ग्रेटेस्ट फाइंड कर देगा, मतलब इसको ग्रेटेस्ट बता देगा। अगर ऐसा नहीं है तो एलसिफ में जाएगा, अब बी को चेक करेगा क्या बी हमारा ए से बड़ा या छोटा है। अगर है और साथ में बी सी से भी बड़ा छोटा है, तब बी को बड़ा और छोटा बताएगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तब क्या करेगा कि सी को बड़ा बता देगा। एक बार हम ए को चेक किए, एक बार बी को चेक किए और एक बार सी को हम चेक नहीं किए, क्योंकि उसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए को चेक कर लिए, किससे, बचा हुआ दोनों से, बी से भी और सी से भी। फिर बी को चेक कर लिए ए से और सी से, बचा हुआ दोनों से कंपेयर कर लेंगे। एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है कंपेयर करने, सॉरी वो दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए। और फिर इस तरह से हमने मतलब ये लैडर इफ एल्स वाला बना लिया। ए को एक बार कंपेयर किए, अगर ये नहीं सेटिस्फाई किया तो बी को कंपेयर करेंगे, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं किया तो सी को, फिर इसका मतलब लार्जेस्ट है। तो ये कोड एक बार देख लेना। इसके बाद फिर है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड टोटल एवरेज ऑफ गिवन 3 इंटीजर्स। तो 3 इंटीजर का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, तीनों का हम इनपुट ले लेंगे यूजर से, उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू में ऐसा कुछ लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाई 3, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू इतना। ये वाला लाइन कोडिंग में आपका रहना चाहिए, लॉजिक इसका यही है। या फिर सम निकाल के भी कर सकते हो। तो अगर इसका हम देखें तो ये निकाला है n1 n2 n3, हाँ। तो यहाँ पे इसने टोटल निकाला पहले, ठीक है। तो हमने बोला सम निकाल के भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसी को डिवाइड कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर ले करके, और इसको डिवाइडेड बाई 3 अगर हम कर दे तो ये एवरेज निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ एवरेज इक्वल टू ऐसे लिख के निकाल सकते हो। ये कोड एक बार देख लेना। बढ़िया। इसके बाद फिर हमें क्या बनाना है, एक्सप्लेन एरे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑल्सो डिस्क्राइब 1D एरेज। तो हाँ, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में, डिक्लेरेशन का मतलब कि हम एरे एक बना लिए, उसमें वैल्यू हमने नहीं डाला। डिक्लेरेशन का मतलब यही है कि हमने बस एरे डिक्लेयर किया कि ये एक एरे है, और इनिशियलाइजेशन का मतलब इसमें वैल्यू डालना। इसमें जो भी है वैल्यू हमने डाल दिया तब वो डिक्लेयर हो गया, सॉरी इनिशियलाइज हो गया। इसका एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे जो है ना इंट एरे 5, ये डिक्लेरेशन है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल अगर पूछे तो ये पूरा लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन का लाइन अगर लिखना हो तो सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। बढ़िया, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया, और पूरा का पूरा साथ में लिखेंगे तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि उसमें वैल्यू भी डालना होता है, ठीक है ना, वैल्यू भी इसमें इंटर करना होता है। इसका मतलब है कि इनिशियलाइजेशन हुआ। बढ़िया।
इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन 2D एरेज। अच्छा 1D एरेज भी एक्सप्लेन करना, तो 1D एरेज कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 1D एरेज में सिर्फ एक रो होता है, ठीक है ना। तो 1D एरेज, अच्छा इसमें नहीं दिया, चलो ठीक है एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1D एरेज अगर हम देखें तो 1D में क्या होगा कि एक मतलब एरे होगा जिसके अंदर में सिर्फ मतलब एक ही रो में सारा वैल्यू स्टोर होगा, जिसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इस एरे को हम बोलते हैं 1D एरेज। तो 1D एरेज में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि एक ही रो होता है, सिंगल रो। तो डेटा सेम डेटा टाइप जो है, सेम डेटा टाइप स्टोर होगा इन अ सिंगल रो, दैट इज़ कॉल्ड 1D एरे। और इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, बढ़िया। और फिर 2D एरेज क्या होता है? तो 2D एरेज में मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो 10 भी रो हो सकता है, 10 कॉलम भी हो सकता है। इसमें सेम डेटा टाइप बट मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे 2D एरेज। उसमें इंडेक्सिंग वगैरह स्टार्ट होता है 0 1 2, और इधर से भी मतलब वो उसमें अलग चलता है। उसमें अगर आपको इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट करना है ना, तो ऐसा होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम प्लस कॉलम, ये होता है इंडेक्सिंग उसमें। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था, ऐसा था ना कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में 3/2 वाला, 3 रो इज इक्वल टू 3 एंड कॉलम इज इक्वल टू 2, ये वाला पोजीशन का हमें इंडेक्स पता करना हो, तो इसमें कहीं ना कहीं होगा, उसका इंडेक्स हमें पता करना हो, तो कैसे हम निकालेंगे? तो रो इंटू सी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है 3 दूना की 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2, उसका जो होगा इंडेक्स 8 होगा, 8वां नंबर पे स्टोर होगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये हो गया हमारा 2D एरेज भी हो गया। डिस्क्राइब देयर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन मेमोरी एंड गिव अ सुटेबल एग्जांपल प्रोग्राम। इसमें भी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन तो वही हो गया कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं 2D एरेज को। तो 2D एरेज को डिक्लेयर करने के लिए जैसे हमने ले लिया इंट ए नाम का एक एरे ले लिया, जिसमें हम 2D अगर हमें बनाना है तो 3/3 का, तो हमने एक में रो 3 डिफाइन कर दिया, कॉलम भी 3 डिफाइन कर दिया। ये जो हुआ ये एक डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन इसमें जैसे ही हमने वैल्यू डालेंगे ना, हम उसे हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। तो वैल्यू डालने के लिए यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा, और फिर इसके अंदर में हमें वैल्यू डालना होगा, जैसे कि करली ब्रैकेट्स के अंदर में हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक पहला रो यहाँ करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2 3 3, ये पहला रो हो गया। इसके बाद सेकंड रो लिखेंगे 3 4 4, ये दूसरा रो हो गया। यहाँ पर 3 5 4, ये तीसरा रो हो गया, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग रो अलग अलग लाइन में हम लिख सकते हैं, इंटर मार मार करके। ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स का वो मतलब इनिशियलाइजेशन। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है या फिर करली ब्रैकेट ही रहता है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यहाँ पर भी लास्ट में इंड हो जाएगा, करली ब्रैकेट सॉरी सेम ब्रैकेट से इंड भी हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इंड हुआ, इसके बीच में जो भी हम लिखे ये मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स इसका इनिशियलाइजेशन है, इसमें वैल्यू डालेगा। पहला वैल्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां वैल्यू चला गया। तो रो बाय रो हम वैल्यू इंटर करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरेज जी, ओके। करली ब्रैस ही रखते हैं, सॉरी स्क्वायर ब्रैस नहीं रखते, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं रखेंगे, करली ब्रैकेट ही रखेंगे। और करली ब्रैकेट से ही इंड होगा, और इसके अंदर रो लिखेंगे, वो भी करली ब्रैकेट से, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये भी करली ब्रैकेट के अंदर रखें। तो ये मतलब जो भी है करली यूज़ करना है, करली ब्रैस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2D एरेज को कैसे हम किए हैं वो चीज़ समझ में आई थिंक आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, एक बार बढ़िया से इसको समझ लेना। अगर आया तो उम्मीद तो कम है कि आएगा। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमने कोई वेरिएबल ले लिया, जैसे कि एक डिक्लेयर कर दिया इंट ए 3/3। अब ये डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज भी इसको कर देते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे समवेयर इंड होगा, इसके बीच में हम लिखेंगे इसका वैल्यूज़ को। इसका वैल्यूज़ को लिखने के लिए करली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, 3 वैल्यू लिखना है हर रो में। 1 1 1 पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू 1 1 1, तीसरा वैल्यू 1 1 1,
इस तरह से हम सभी वैल्यूज़ को लिख दिए। तो यही है हमारा इनिशियलाइजेशन। आई होप इट विल बी क्लियर। तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अच्छा इसमें छूट गया, रिकर्शन भी है, अरे सॉरी 7वां क्वेश्चन ही है ना। डिफाइन फंक्शन एंड एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन। कितना टाइम हो गया, 8:26। डिफाइन फंक्शन एंड एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह भी डिफाइन करना है। तो फंक्शन क्या होता है, इसका मैं सोल्यूशन भेजा हूँ, उसी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, टाइम भी नहीं बच रहा है। अच्छा इसमें नहीं है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं है उसमें, ठीक है यहीं पे बता देते हैं। फंक्शन कहाँ गया, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक मतलब कि फंक्शन में दो टाइप का फंक्शन होता है, इनबिल्ड फंक्शन और एक जो हम मैनुअली बिल्ड करते हैं वो फंक्शन होता है। फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इंटीजर वो डेटा टाइप लिखेंगे इंट, फंक्शन के नेम लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन नेम होगा तो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने का तरीका है सबसे पहले डेटा टाइप तब फिर फंक्शन नेम। तो इंट ए हमने लिखा या फिर इंट मेन हमने लिखा, ये फंक्शन का नेम हो गया। इसको पैरेंथेसिस से हम शो करवाते हैं जहाँ पर हम आर्गूमेंट्स लेते हैं। तो आर्गूमेंट्स के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, उसके बाद करली ब्रैस के अंदर में हम उसका स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। तो किसी भी स्टेटमेंट्स के ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक फंक्शन में ही लिखते हैं, उस चीज़ को हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले डेटा टाइप उसका नाम, देन पैरेंथेसिस के अंदर में उसका आर्गूमेंट्स एंड उसके बाद करली ब्रैस के अंदर में स्टेटमेंट्स, ये चीज़ हमें लिखना होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन ये है कि जैसे कि कोई फंक्शन को हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये फंक्शन आगे जाकर के यूज़ होगा, तो जो लिखते हैं ना वहाँ पे इंट मेन हैशटैग इंक्लूड वाला लाइन के जस्ट नीचे कि इंट फिब नाम का एक फंक्शन है, ऐसा करके हमने लिख दिया बस, इंट फिब आगे जाकर के यूज़ होगा। तो ये होता है डिक्लेरेशन। हमने ऑलरेडी बता दिया उसका नाम लिखना डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ डालना डिफिनेशन है। तो फंक्शन हमने ये लिखा। डिफिनेशन क्या है कि हमने पूरा इंट फिब करके लिखा और इसके अंदर में कुछ कुछ सब कोडिंग भी लिख दिया। ये हो गया हमारा फंक्शन का डिफिनीशन। तो पूरा कोड उसके अंदर लिखा ना, ये डिफिनीशन हो गया। अगर कोड नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही पे डिक्लेयर किया हुआ है, वो डिक्लेरेशन हुआ। फंक्शन कॉल क्या है, तो फंक्शन का नाम से कहीं भी मतलब कॉल करा लेना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू फिब एन, इस तरह से हमने फंक्शन कॉल कराना है, ठीक है। ये होता है फंक्शन कॉल। इसके बाद फिर है फंक्शन कॉल विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई वो फिब वाला अगर याद है ना तो फिब वाला बना लेना बेटर होगा, या फिर फैक्टोरियल का भी फंक्शन लिख दो, मतलब वो बना दो। तो दोनों में से कोई बना सकते हो, और फिब या फैक्टोरियल का ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। डिफाइंड रिकर्सन। रिकर्सन क्या है, तो रिकर्सन में भी सेम एग्जांपल होगा, फिब निकालने वाला, फिबोनाची सीरीज वाला। फिबोनाची सीरीज अगर याद है तो उसको एग्जांपल में डाल दो रिकर्सन का, या फिर रिकर्सन का फैक्टोरियल भी यूज़ कर सकते हो। मतलब रिकर्सन वैसा कि लूप में, तो फैक्टोरियल थोड़ा टफ होगा याद करना, बट आई थिंक फिबोनाची याद हो गया होगा तो उसी को लिख लेना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये दोनों को डिफाइन करना है। तो कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस दोनों का मैं सेंड किया हूँ, कहाँ गया, इसमें होगा। प्रेसिडेंस हो गया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, हाँ कॉल बाय रेफरेंस ये है, कॉल बाय वैल्यू है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है ना कि इसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर ही, कि जैसे हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर में हमने दो फंक्शन यूज़ किया, एक फंक्शन यहाँ था, एक फंक्शन यहाँ था। इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी वेरिएबल का यूज़ इसमें भी करूँ। तो इसमें या तो हम वेरिएबल का एड्रेस हम भेज सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये है कि एड्रेस उस वेरिएबल का वैल्यू हम भेज दें। तो वैल्यू अगर हम भेजेंगे तो इसमें हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा, लेकिन हम एड्रेस अगर सिर्फ भेजें तो इसका कुछ एड्रेस आएगा, एड्रेस पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमें प्रिंट कराएगा या फिर हम यूज़ करेंगे। तो दो कंडीशन बन रहा है, या तो हम इसका वैल्यू को सिर्फ भेजें या फिर इसका एड्रेस को भेजें। एड्रेस अगर भेजेंगे तो एड्रेस का यूज़ करके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वैल्यू भेजा तो वैल्यू को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो कॉल बाय वैल्यू में और रेफरेंस में डिफरेंस ये है कि कॉल बाय वैल्यू में हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी बनाते हैं दूसरा फंक्शन के अंदर में, बट कॉल बाय रेफरेंस में हम कोई दूसरा वेरिएबल नहीं बनाते हैं। एक ही वेरिएबल पे मेन जो फंक्शन है उसी फंक्शन के वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं दूसरे फंक्शन में, उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस।
और उसका यूज़ ना करके मतलब कॉल बाय वैल्यू में दूसरा हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। मतलब हम दूसरा फंक्शन में जो हम कोड लिख रहे हैं वहाँ पे हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और रेफरेंस में हमें कोई वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। बढ़िया, यही मेन डिफरेंस है। इसका एग्जांपल आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे मैं भेजा हूँ, इसमें होगा। ये एक मतलब रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिख सकते हो, बाकी पढ़ लेना इसको। बी क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग सी टू स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले डिटेल्स। स्ट्रक्चर एंड यूनियन का क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें अभी कन्फ्यूजन है, मैम भी नहीं इसे पढ़ाई है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो इसको छाड़ दो, इसको नहीं बनाना है। 9th क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट एंड एंडिंग ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 2 का बनाना है, तो मैं बता ही दे रहा हूँ। स्विच जो है, स्विच का यूज़ हम कब करते हैं, अलग अलग केस में। सपोज दैट कि हमें किसी स्ट्रिंग में वो पता करना है, भवेल या फिर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो खैर बहुत सारा होता है, भवेल छोटा है। भवेल अगर हमें पता करना है ना, तो हम केस वाला यूज़ करेंगे, स्विच केस वाला। तो स्विच सबसे पहले कर लेंगे, जैसे क्या होता है कि मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है, ये है ना कि स्ट्रक्ट, सॉरी ये स्ट्रक्ट है, इंट चॉइस, हाँ ये है चॉइस, सॉरी ये भी है, ये कहाँ गया, ऐसा होगा कहीं ना कहीं तो होगा। इफ़ एल्स इसमें नहीं है, मैं इसमें लेता हूँ, कहाँ गया, इसमें होना चाहिए कहीं ना कहीं, स्विच केस, ओके। ओके, मैं एक बनवा ले रहा हूँ कोड फिर, और क्या, कहाँ गया, इनिशियलाइजेशन है ना, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्विच केस एग्जाम्पल इन सी। बढ़िया, स्विच केस का एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, ये है स्विच केस, ठीक है। यहाँ पे ना हमें करना क्या है कि द क्वेश्चन इज कि डे थ्री का स्विच मंडे स्टेटमेंट सी। अच्छा, वो वाला एग्जांपल लेते हैं, भावी वाला। ऐसा होगा कि स्विच जो है, स्विच सी एच नाम का एक कैरेक्टर वो वेरिएबल बना हुआ है, कैरेक्टर सी एच। इस वेरिएबल के अंदर में जो भी हम वैल्यू डालेंगे, जो यूज़र डाला, प्रिंट करवाया इंटर एंड अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर डालना है जो कि स्कैनफ करके सी एच में जाएगा। अब उस चीज़ को चेक करना है कि क्या वो भावेल है या फिर वो कॉन्सोनेंट है। तो हम करेंगे क्या कि अलग अलग केस करेंगे, स्विच करेंगे इस चीज़ पे। जैसे ही इसने हमें डाला ना, वो यूज़र ने वैल्यू डाला, तो जो वेरिएबल का नाम है उसका नाम लिखेंगे आर्गुमेंट में, और उसके पहले स्विच लिखेंगे। अब स्विच से क्या होता है कि अलग अलग केसेस को वेरीफाई करता है। तो स्विच के अंदर में इतने केस होते हैं। अगर ए है, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा कि ए इज़ लोअर वोल, सॉरी यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि अब भावेल, ठीक है ना, इस चीज़ को प्रिंट करेगा कि ये एक भावेल कैरेक्टर है। तो या तो ये मैच की ए ई आई ओ यू स्मॉल वाला, ए ई आई ओ यू कैपिटल वाला, ये में से अगर कोई भी केस मैच कर रहा है तो प्रिंट कर देगा कि दिस इज़ अ भावेल। अगर इसमें से मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट एक नाम का चीज़ होता है कि हाँ, डिफ़ॉल्ट अलग हो गया, ब्रेक एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद सिर्फ ये भावेल का है, हमें कॉन्सोनेंट का भी अगर लिखना है ना, तो इसके अलावा जितना भी बच गया वो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट। और स्विच केस में हम यही देखें कि मतलब जितना भी केसेस है, वो केसेस में से कोई भी केस अगर मैच करता है तो हम एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर मतलब कि इसमें से नहीं मैच किया तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। जैसे इफ़ एल्स होता है ना, इसका मतलब है कि इफ़ वाला केस इतना है और एल्स वाला केस इतना है, तो एल्स वाला में बचा हुआ सभी केस में कॉन्सोनेंट प्रिंट करेगा, और इफ़ वाला केस जो है, स्विच वाला केस, इसमें कोई भी मैच किया तो वो भावेल प्रिंट कर दिया। तो यही होता है स्विच केस होता है। तो क्वेश्चन में हमारा ये है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग, सॉरी स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच केस स्टेटमेंट अब यही हो गया कि हम किसी भी वेरिएबल को मतलब लिए और उसको चेक करवा रहे हैं वॉल्यूम है कि नहीं है। तो हम बहुत सारा उसमें केसेस वगैरह डालते हैं। केस 1 में अगर ए होना चाहिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ई, कैपिटल ई, आई, स्मॉल आई, ऐसे करके सारा का सारा केस बनता है। किसी केस में अगर मैच कर गया तो एक सिंगल आउटपुट होगा। इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है
तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि इसके अलावा रिमेनिंग केसेस को हम रिमेनिंग ऑल द केसेस के लिए एक स्टेटमेंट और प्रिंट कराते हैं। ये हमारा होता है स्विच स्टेटमेंट। लूप क्या है, तो लूप सेम स्टेटमेंट को यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को तब तक रिपीट करवाना जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो, उसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है। पॉइंटर क्या है, तो इसमें और भी चीज़ एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि वो वाला लूप, वो 1 से 10 तक नंबर ऐड करने का प्रोग्राम तो लिख ही सकते हो। तो फॉर आई वाला जो होता है ना, i=0 करके ऐसे करके जो हम लूप चला देते हैं, तो इस तरह से लूप कर देना है। ये आई अगर लेस देन 10 है तो i++ होना चाहिए, तो ये एक लूप है। तो इस चीज़ को अगर लिख देते हो और बता देते हो कि एक स्टेटमेंट तब तक रिपीट होगा, इट रिपीट्स अंटिल अ कंडीशन इज़ फॉल्स, जब तक एक कंडीशन फॉल्स ना हो जाता तब तक वो स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा, तो उस चीज़ को हम लूप बोलते हैं। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक एड्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस है। कहने का मतलब कि पॉइंटर एक एड्रेस होल्ड करता है किसी भी वेरिएबल का, तो उस वेरिएबल का नाम ना यूज़ करके उसका एड्रेस यूज़ कर रहा है उस वैल्यू का यूज़ करने के लिए, तब हम उसे पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर अगर याद है तो बनाना, नहीं याद है तो इसको छोड़ सकते हो, ये दोनों बना सकते हो। टेक्स्ट फाइल क्या है, तो टेक्स्ट फाइल वगैरह, तो फाइल तो पढ़े नहीं हो तो खैर इसको आप छोड़ सकते हो, अगर पढ़े हो तो फिर देख लेना। तो स्विच और वाइल ये दोनों का मतलब ये बना लेना बेटर होगा, और दोनों का मैं सॉल्यूशन भी भेज दिया हूँ ग्रुप में। ओके।